श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इन दिनों प्रदेश के अनेक स्थानों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई स्थानों में ग्रीष्म लहर, जिसे लू भी कहा जाता है, उसके आसार बन गए हैं। हालांकि कुछ स्थानों में बीते एक हफ्ते के दौरान मौसम ने करवट भी ली है और अंधड़ के साथ हल्की बारिश भी कई जगहों पर हुई है। श्रोताओं, इस बार प्रदेश में मार्च के महीने से ही हम सब ने देखा है कि पारा काफी ऊपर पहुंच गया था। ग्रीष्म लहर और मौसम के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा। चंद्रा साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। चंद्रा साहब, इस बार देखने में आया है कि मार्च की शुरुआत से ही प्रदेश के अनेक स्थानों में जो पारा है वो करीब 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। इसकी क्या वजह है? क्या ये जलवायु परिवर्तन का असर है? क्योंकि देखा जाता था कि अप्रैल में इतनी गर्मी की शुरुआत हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो मार्च में ही गर्मी ने अपने काफी तेवर दिखा दिए। क्या वजह है इसकी? देखिए, एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो वो तो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस है जी। उससे बहुत ज्यादा तुरंत प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं है जी। लेकिन जो गर्मी बढ़ने के मुख्य कारण यही होते हैं कि सूर्य है जी दक्षिणी गोलार्ध में जी वो रहता है। धीरे धीरे जो मकर संक्रांति हम कहते हैं वहां से फिर उत्तर की ओर आना चालू होता है जी। तो सूर्य की स्थिति जैसे जैसे ऊर्ध्वाधर होते जाता है जी। उस हिसाब से गर्मी एक नेचुरल पड़ता है, जिसके कारण से धरती गर्म होती है, धरती गर्म होती है, फिर हवा गर्म होता है। तो ये प्रोसेस है गर्मी के लिए। दूसरी चीज है कि गर्मी और बढ़ाने के लिए कुछ फैक्टर हैं, जिसमें से मुख्य रूप से ये है कि राजस्थान है पूरा डेसर्ट एरिया है, यानी कि मरुस्थल एरिया है। वहां से यदि हवा आ रही है तो वो गर्म रहेगी और साथ ही शुष्क रहेगी। तो वो हवा के जितनी तेजी से आएगी उतना ही ज्यादा इधर प्रभावित करता है, यानी कि तापमान में वृद्धि करता है। इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में ही नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चला, जो राजस्थान से शुष्क और गर्म हवा लेकर के आ रहा था, जिसके कारण से रायपुर के ही टेम्परेचर ले तो 41.6 डिग्री सेल्सियस है, जो लगभग पिछले 10 साल में 2017 में आया था उसके इक्वल हो चुका है। तो ये स्थिति बना था। चूंकि अभी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण से अभी बहुत ज्यादा तापमान में वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी कि तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है जी। उसके मुख्य कारण यही है कि दक्षिण से हवा, यानी कि बंगाल की खाड़ी से आ रही है। तो चूंकि गर्मी के दिनों में अपेक्षाकृत समुद्री हवा है वो ठंडा होता है जी। साथ ही नमी युक्त होता है, तो वो आ रहा है। दूसरी चीज है कि उत्तर जो छत्तीसगढ़ है उसमें उत्तरी हवा का आगमन है वो लगातार जारी है, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्ली विंड सीधा नहीं आ रहा है जी। कुछ हद तक जहां पर हवा है उत्तरी और दक्षिणी मिल रहे हैं वो मध्य छत्तीसगढ़ है। इसी कारण से मध्य छत्तीसगढ़ में भी गर्म और ठंडी हवा के प्रभाव से ज्यादा परिवर्तन नहीं है, हालांकि 40 डिग्री या उससे ऊपर ही लगभग बना हुआ है जी। दक्षिण छत्तीसगढ़ में यदि बस्तर को देखें तो जो 40 डिग्री पार कर चुका था वो अभी 38 और 39 के बीच में बना हुआ है, यानी कि अभी स्थिति है वहां काफी ठंडी है जी। जैसा कि हम देख रहे हैं चंद्रा साहब की प्रदेश के अनेक स्थानों में जो ग्रीष्म लहर है, जिसको हम लू भी कहते हैं, उसके आसार, उसकी स्थितियां कई जगहों पर बन रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं तकनीकी रूप से जानना चाहूंगा कि किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में ग्रीष्म लहर की स्थिति कब बनती है, कब ये लू चलना शुरू होती है? देखिए, एक्चुअल में यदि तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान की ही, तो अधिकतम तापमान से हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये लू की स्थिति है कि नहीं है। अच्छा। कोई एक हमारे बेस पॉइंट रहे जहां से हम उसको नापें कि इतना अंतर रहेगा तो वो लू की स्थिति रहेगी जी। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए अलग अलग पैमाना निश्चित किया गया है। जैसे ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ये समतल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लिए परिभाषा यही है कि सामान्य जो तापमान निकालते हैं, पिछले 30 वर्ष का निकालते हैं, तो उसका औसत तापमान है वो हमारा सामान्य तापमान कहलाता है। इससे यदि 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो किसी भी स्थान का, लगभग 5 डिग्री मान लें। हाँ, लगभग 5 डिग्री जी। तो उसको हम एक लू की स्थिति कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री या उससे अधिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा। तो ये 2 या 2 से अधिक स्टेशनों में लगातार बने रहना चाहिए। तो दूसरे दिन हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये लू की स्थिति बन गई है या लू चल रही है जी। हम लू के जो बाकी सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, चाहे वो कृषक हो या आमजन हो, उस पर हम इसमें आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी बीच में आपने कहा कि जैसे दक्षिण से भी हवा आ रही है और उत्तर से भी आ रही है हवा,
तो कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि आंधी अंधड़ चल रहा है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हल्की वर्षा भी हो रही है। तो लू के अलावा ये जो गर्मी का मौसम होता है उसमें और कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि अचानक बहुत तेज आंधी भी चलने लगती है, अंधड़ शुरू हो जाता है। जी जी। तो ये वजह क्या होती है और किस किस तरह की स्थितियां बनती हैं, ये भी कृपया कर हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, सावधानी में यही है कि सबसे पहले तो रेडियो और टीवी में हम लोग लगातार लू की चेतावनी है वो जारी करते हैं। साथ ही साथ एसडीएमए यानी कि राजस्व विभाग को सूचना देते हैं कि लू की स्थिति बढ़ रही है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी करते हैं यानी कि पीला चेतावनी जारी करते हैं कि किन किन क्षेत्रों या पैकेट में लू की स्थिति बढ़ रही है। दूसरी चीज है कि यदि लू है ज्यादा बने, जिसको हम सीवियर हीट वेव कहते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया है 6.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। इस कंडीशन पर जो डिपार्चर है नॉर्मल से हो जाए तो उसके लिए फिर ऑरेंज अलर्ट जारी करते हैं। इसमें ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि आप सावधान रहो और एक्शन के लिए तैयार रहो, क्योंकि उस स्थिति पर सीवियर हीट वेव कंडीशन पर स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, फसलों पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो उसको सावधानी के लिए दिया जाता है। जी। तो ये है हमारी लू की स्थिति के लिए चेतावनी है। लेकिन बाकी जो अंधड़ वगैरह बहुत तेज चलता है, इसकी क्या वजह होती है? दूसरी चीज है कि एक सिंपल सा साइंस का फंडा है कि जब कोई भी चीज है गर्म होता है तो प्रसार होता है। हवा है, चूंकि थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रसार होता है। प्रसार होता है तो केवल हॉरिजॉन्टल मतलब सतही नहीं होता, उसका ऊर्ध्वाधर भी प्रसार होता है, ऊपर की ओर उठती है। तो ऊपर की ओर उड़ता है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कन्वेक्शन कहते हैं। तो कन्वेक्शन पैदा होता है। यदि कन्वेक्शन पैदा हुआ है तो उस कंडीशन पर यदि नमी मिल जाए तो नमी मिल जाए तो ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो उस स्थिति पर चूंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसी वैसी तापमान में गिरावट होती है। यानी कि हम गर्मी के समय में देखें तो 1 किलोमीटर में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस है तापमान में गिरावट हो जाती है। तो जिस लेवल पर पहुंचता है वहां पर फिर संघनित यानी कि कंडेंसेशन होगा, उसके कारण से कंडेंस होकर के फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यदि और ज्यादा एनर्जी मिला तो उससे एक क्लाउड बनता है जिसको सीबी क्लाउड या मेघगर्जन क्लाउड बोलते हैं, जो काफी डेंस रहता है, गोभी के फूल की तरह दिखता है या रुई को ताजे निकाले हैं उसको, तो उस टाइप का दिखता है। तो वो क्लाउड बनना चालू होता है और यही क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो सारे वेदर हजार्ड्स है इससे होते हैं। अच्छा। जैसे इससे है हेल स्टार्म का होना, मतलब ओलावृष्टि का होना, तेज आंधी चलना या अंधड़ चलना, बिजली गिरना, हेवी रेनफॉल है, कहीं कहीं पर बहुत तेज बारिश होती है, हल्की से भारी बारिश है। तो कभी कभी इतना हो जाता है कि कहीं कहीं पर फ्लडिंग की भी स्थिति बनता है, लेकिन फिलहाल आजकल फ्लडिंग की स्थिति नहीं बनता। लेकिन ये सारी घटना होती है जिसमें कि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हानिकारक है वो है आकाशीय बिजली का गिरना और दूसरी चीज है अंधड़। तो अंधड़ है तो यहाँ पर जनरली 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है। अच्छा चंद्रा साहब, ये तो आपने बहुत अच्छे समय बताया कि किस तरह की स्थितियां बनती हैं, अंधड़ चलता है और आकाशीय बिजली गिरने की भी जो है वो आशंका बन जाती है। अब हम जो बात कर रहे थे लू की, ग्रीष्म लहर की, तो जब ग्रीष्म लहर चलती है और बहुत भीषण गर्म हवाएं चलती हैं, ऐसे उसमें आम जनों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले रेडियो और टीवी में जो प्रसारित होता है मौसम की जो चेतावनी है उस पर ध्यान दें जी, लू चलने की स्थिति है या नहीं है। जी, नहीं चल रहा है इसका मतलब है कि थोड़ा सा टेम्परेचर को भी ध्यान दें कि लू जैसी स्थिति तो नहीं बना हुआ है। जी। इसके कारण से चूंकि सबसे ज्यादा जो गर्म होता है वो यानी कि अधिकतम तापमान है 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के आसपास आता है, लेकिन उसके 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक यदि देखा जाए तो 12 बजे से लेकर के शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक घर से यथासंभव बाहर ही न निकलें। इस बीच में ज्यादा हेवी वर्क है वो बिल्कुल ना करें। इसी बीच में खाना बनाने का भी काम ना करें। ऐसा ना हो कि खाना बना रहे हैं और तेज गर्मी पड़ रही है तो उसके कारण से एक तो गर्मी है, ऊपर से खाना का जो उष्मा है वो मिलेगा, वो तो जाहिर तौर पर तबीयत खराब होने की आशंका बने रहेगी। इसके कारण से ऐसे जगह में खाना बनाए जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर हो। दूसरी चीज है कि यदि घर से निकलना बहुत जरूरी है तो उस स्थिति पर आंख में चश्मा लगा लें, सिर को ढक लें, पूरे शरीर को ढक लें, सन स्क्रीन क्रीम का प्रयोग करें, जिसके कारण से थोड़ी सी जो सन बर्निंग की घटना है वो कम होगी। और पानी काफी पीना चाहिए। पानी है, बिना पानी पिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सफिशिएंट पानी है वो
पी करके ही बाहर निकले। जी चंद्रा साहब, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो एक कृषि प्रधान राज्य है और एक बड़ी आबादी जो है वो खेती किसानी के व्यवसाय से जुड़ी हुई है, तो जो हमारे कृषक बंधु हैं, कृषक भाई हैं, उनको ग्रीष्म लहर के दौरान क्या करना चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जितने भी कृषि कार्य है वो प्राय सुबह के समय निपटा लें जी, यानी कि 10-11 बजे तक काम को पूरा कर ले, भले ही सुबह जल्दी अपना काम की शुरुआत कर लें जी। उसके बाद में 12 बजे से 4 बजे तक घर से यथासंभव निकलने का प्रयास न करें। 4 बजे के बाद है फिर से काम को चालू किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि इस समय सिंचाई देना भी जरूरी है, तो सिंचाई देने के लिए हमेशा या तो सुबह के समय का प्रयोग करना चाहिए या शाम का प्रयोग करना चाहिए। यथासंभव शाम का समय का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है जी। तीसरी चीज है कि चूंकि पानी का संरक्षण भी जरूरी है, और दूसरी चीज है कि बहुत ज्यादा पानी का आजकल जमीन है सोखता है, तो स्प्रिंकलर का प्रयोग करें तो इससे ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, मतलब है ना, वो पानी का अधिकतम इस्तेमाल हो पाएगा और जो मिट्टी है उसमें नमी भी बनी रहेगी। जी, जी, बिल्कुल। मतलब आपका कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कुछ कुछ देर के अंतराल में करते रहें वो। हाँ बिल्कुल, इसमें जो सिंचाई है जैसे 15 दिन में कर रहे थे, इसको तीसरे चौथे दिन में लगातार जारी रखना चाहिए, जिसके कारण से पौधे में नमी की कमी ना हो पाए। अच्छा चंद्रा साहब, हमारे कई जो भाई हैं वो पशुपालन के व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, तो जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस खास तौर से गर्मी के मौसम में? देखिए, जिस तरह से जो गर्मी का प्रभाव है मानव पर पड़ता है, इसी तरह से जानवरों पर भी पड़ता है। इससे कारण से तनाव पैदा होता है। तो गर्मी के समय में सबसे पहले पशुओं को तो बाहर तेज गर्मी के समय में बिल्कुल बाहर न चरने दें। उसका उपयोग भी है 10-11 बजे तक ही करें। जैसे गाड़ी की खिंचाई करना है या जुताई का काम करना है तो 11 बजे से पहले ही उस काम को पूरा कर लें। उसके बाद में जब वो घर के अंदर हो तो उसको गर्म हवा के थपेड़े से बचाने के लिए यथासंभव ढकने का प्रयास करें, जिससे कि जिस स्थान पर रख रहे हैं वो स्थान गर्म ना हो। कूलर का प्रयोग उसको जो है वो लू की स्थिति ना बने और सीधी उसको गर्म हवा ना लगे जी। और उसके खाने पीने में क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए पशुओं को इस मौसम के दौरान? देखिए, इस समय लिक्विड फूड है, चाहे आदमी के लिए हो या जानवर के लिए हो, उसके लिए काम आता है। साथ ही इस समय चूंकि ज्यादा पानी का उपयोग होता है तो जितने मिनरल्स है या प्रोटीन्स है वो उसकी जरूरत है वो बढ़ जाता है। तो विशेष करके खनिज लवण है उसका प्रयोग है वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। विशेष करके जैसे हम देखें मुर्गी पालन का क्षेत्र है तो यहाँ पर बिल्कुल कूलर वगैरह प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी टेम्परेचर को वो सह नहीं पाता है जी। तो उस नुकसान से बचने के लिए कूलर का प्रयोग है। दूसरी चीज है ढकने के लिए जो वेंटिलेशन है उसको ढक दें, उसमें पानी का छिड़काव करते रहें जी, ताकि रूम का टेम्परेचर है वो लगातार कम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा साहब, आपने बहुत हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हमें आपने विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी, चाहे वो हमारे आमजन हो, कृषक बंधु हो, पशुपालन करने वाले जो हमारे लोग हैं, उन सबको आपने बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी है। मौसम के विभिन्न पहलुओं के बारे में, उसके तकनीकी पक्ष के बारे में भी हमें बताया। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।